यह है जी के रणभूमि, जहां हर सवाल जीत की तैयारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के रणभूमि में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हर दिन सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड जनरल नॉलेज। बुक 7 फायर। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। हॉलीवुड की उन साइंस फिक्शन फिल्मों के बारे में जरा सोचिए। मतलब अंतरिक्ष के एकदम गहरे निर्वात में दो स्पेसशिप लड़ रहे हैं और अचानक एक में भयंकर विस्फोट होता है और पूरे सिनेमा हॉल में एक गगनभेदी बूम की आवाज गूंज उठती है। सुनने में तो ये बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन क्या भौतिक विज्ञान सच में इसकी इजाजत देता है? अरे बिल्कुल नहीं। अगर अंतरिक्ष के उस वैक्यूम में मतलब निर्वात में कोई विस्फोट होता भी है ना, तो वहां एकदम पूर्ण सन्नाटा होगा। कोई बूम नहीं? कोई बूम नहीं, कोई गड़गड़ाहट नहीं। इसका बहुत सीधा सा कारण है, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा किसी माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा हो गई, पानी या कोई ठोस चीज। हाँ बिल्कुल। और अंतरिक्ष का वो निर्वात तो बिल्कुल खाली है। वहां कण ही नहीं है जो कंपन को आगे बढ़ा सके। और यहीं से हमारी आज की इस मास्टर क्लास डीप डाइव की शुरुआत होती है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक बहुत ही विशेष भौतिक विज्ञान मास्टर क्लास का प्रेजेंटेशन है। हाँ, जो मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जैसे यूपीएससी, एसएससी या स्टेट एग्जाम्स। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस स्रोत के शुरुआती हिस्से भौतिकी की नींव और मापन की भाषा तय करते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे पहला और बुनियादी सवाल उठाया गया है कि भौतिकी या फिजिक्स आखिर है क्या। मतलब अक्सर हम लोग इसे सिर्फ जटिल समीकरणों और फॉर्मूलों का जाल मान लेते हैं। और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। भौतिकी असल में बहुत सरल है। स्रोत इसे 3 बुनियादी शब्दों में परिभाषित करता है: द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन्य क्रिया। अच्छा, द्रव्य मतलब मैटर? हाँ, मैटर, एनर्जी और उनका इंटरैक्शन। बस इसी के वैज्ञानिक अध्ययन का नाम भौतिकी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड की हर चीज को बस इन्हीं 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझे, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं वो द्रव्य है। उस कुर्सी पर पड़ने के लिए जो बल्ब रोशनी दे रहा है वो ऊर्जा है। और गुरुत्वाकर्षण का वो बल जो हमें हवा में तैरने से रोककर उस कुर्सी पर टिकाए हुए है, वो अन्योन्य क्रिया है। क्या बात है! ये त्रिकोण ही सभी वैज्ञानिक मापनों का पूर्ण आधार है। ये इसे देखने का बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। हाँ। अब अगर विज्ञान को इन चीजों को मापना है तो मापन के कुछ नियम भी होंगे। स्रोत का अगला हिस्सा हमें अदिश और सदिश राशियों से परिचित कराता है। मतलब स्केलर और वेक्टर राशियां? हाँ, मुझे इसे समझाने की एक एनालॉजी बहुत सटीक लगती है जो मैंने कहीं पढ़ी थी। अच्छा, वो एनालॉजी क्या है? देखिए, अदिश राशि ऐसे है जैसे किसी को निर्देश देना कि यहाँ से 50 किलोमीटर ड्राइव करो। ठीक है। इस निर्देश में केवल एक परिमाण है, मतलब एक मात्रा है, लेकिन कोई दिशा नहीं है। कोई भी इंसान उस 50 किलोमीटर में किसी भी दिशा में भटक सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन सदिश राशि का मतलब है ये कहना कि मंजिल तक पहुंचने के लिए ठीक उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर ड्राइव करो। बिल्कुल, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी शामिल हो गई। ये बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। हाँ, दिशा जुड़ते ही बात बदल जाती है। और विज्ञान में ये अंतर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। मान लीजिए 2 कारें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। ये उनकी चाल है जो एक अदिश राशि है। स्पीड, हाँ। लेकिन अगर वो दोनों कारें एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो टक्कर बहुत भयानक होगी। यहाँ उनकी दिशा मायने रखती है। ओह, सही कहा। इसलिए जब दिशा जुड़ जाती है तो चाल जो है वो वेग बन जाती है, मतलब वेलोसिटी। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वेग, विस्थापन, बल और त्वरण जैसी राशियां सदिश हैं। इनका पूरा प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस दिशा में काम कर रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी ओर समय, दूरी और चाल अदिश हैं। समय के बारे में ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। समय की कोई दिशा नहीं होती, वो बस निरंतर बीतता रहता है। हाँ, वो तो है। खैर, जब मापन के नियम समझ आ गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि चीजों को किस में मापा जाए। मात्रक या यूनिट्स। स्रोत में एसआई प्रणाली के 7 मूल मात्रकों का जिक्र है, जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड वगैरह। हाँ, ये तो बुनियादी बातें हैं। लेकिन यहाँ एक वीवीआई सेक्शन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रचलित मात्रकों के बारे में है,
जैसे कि पारसेक। अरे हाँ, ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर ब्रह्मांडी दूरियों के लिए प्रकाश वर्ष सुनते हैं, लाइट ईयर, लेकिन स्रोत के अनुसार दूरी का मात्रक पारसेक है और एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब यहाँ एक उलझन होती है। जब हमारे पास प्रकाश वर्ष जैसा मात्रक पहले से है तो विज्ञान को इस पारसेक की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, प्रकाश वर्ष आम लोगों के लिए समझने में आसान है कि वो दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है। हाँ, सुनने में भी अच्छा लगता है। लेकिन खगोल विज्ञानी जब दूरबीन से तारों को देखते हैं ना, तो वे दूरियां मापने के लिए पैरालैक्स नाम की एक ज्यामिति तकनीक का उपयोग करते हैं। पैरालैक्स? हाँ, पारसेक सीधे इसी ज्यामिति कोण पर आधारित होता है जिसे आर्क सेकंड कहते हैं। ये पेशेवर खगोलविदों के लिए गणनाओं को बहुत आसान बना देता है। अच्छा, तो ये उनके काम को सरल बनाने के लिए है? बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत में लेंस की क्षमता के लिए डायोप्टर और आवृत्ति के लिए हर्ट्ज का भी उल्लेख है। मापन की इस भाषा को सेट करने के बाद अब हमारी चर्चा उस हिस्से में प्रवेश करती है जो ये बताता है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। मतलब तरंगों का संसार, वेव्स। हाँ, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है। ध्वनि भी एक तरंग है और प्रकाश भी एक तरंग है, फिर इन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से इतना अलग क्यों है? ये विज्ञान के सबसे खूबसूरत विभाजनों में से एक है। इसका उत्तर तरंगों की प्रकृति में छिपा है। स्रोत तरंग गति को दो मुख्य भागों में बांटता है। वो कौन से हैं? पहली है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, और ध्वनि इसी श्रेणी में आती है। यांत्रिक तरंगों को यात्रा करने के लिए हमेशा एक माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस के कणों की आवश्यकता होती है, जो हमने शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। कण एक दूसरे से टकराते हैं और ऊर्जा आगे बढ़ती है। इसीलिए अंतरिक्ष के निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। समझ गया। और इसके विपरीत दूसरी श्रेणी विद्युत चुंबकीय तरंगों की है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें प्रकाश आता है। एकदम सही। इन तरंगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें कणों वाले किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी बहुत आसानी से यात्रा कर सकती हैं और हमेशा अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स। इसीलिए सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष के उस अनंत निर्वात को पार करके पृथ्वी तक पहुंच पाता है। हाँ, वरना हमारी धरती तो अंधेरे में ही रहती। ये तो प्रकाश की बात हुई। लेकिन जब हम प्रकाश शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ वही रोशनी आती है जिसे हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश। लेकिन स्रोत में मौजूद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इस सोच को पूरी तरह चुनौती देता है। हाँ, अगर हम उस स्पेक्ट्रम को एक पियानो के कीबोर्ड की तरह सोचे ना, तो ये समझना बहुत आसान होगा। पियानो का कीबोर्ड? वो कैसे? मान लीजिए उस पियानो में लाखों चाबियां हैं। एक तरफ बहुत अधिक ऊर्जा वाली गामा किरणें हैं जिनका उपयोग चिकित्सा में होता है। फिर एक्सरे हैं, फिर पराबैंगनी किरणें आती हैं, मतलब अल्ट्रावायलेट। इसके बाद बीच में चाबियों का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा आता है, दृश्य किरणें, विजिबल लाइट, जो हम देखते हैं। हाँ, इसके बाद अवरक्त विकिरण आता है, इंफ्रारेड, और फिर लंबी रेडियो तरंगें आती हैं। और यहाँ स्रोत में सबसे बड़ा वीवीआई बिंदु ये है कि इस पूरे विशाल कीबोर्ड में हमारी मानव आंखें केवल उस छोटे से हिस्से यानी दृश्य प्रकाश को ही देख सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ब्रह्मांड लगातार लाखों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर संगीत बजा रहा है, लेकिन हमारी आंखें एक सीमित रेडियो रिसीवर की तरह है जो सिर्फ एक विशेष फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकती हैं। ये तो हमें हमारी जैविक सीमाओं का एहसास कराता है कि हम कितना कुछ नहीं देख पाते। बिल्कुल, बाकी सारा खेल हमारी आंखों से ओझल ही रहता है। अब अगर हम ध्वनि की तरफ लौटें तो वहां भी हमारी सुनने की क्षमता असीमित नहीं है। स्रोत हमें ध्वनि तरंगों के आवृत्ति पैमाने के बारे में बताता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी स्केल। श्रव्य तरंगे जिन इंसान सुन सकता है केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। इससे नीचे अवश्रव्य हैं इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। और परीक्षाओं और व्यवहारिक विज्ञान दोनों के नजरिए से देखें तो पराश्रव्य तरंगों के उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्रोत में इसके कई उपयोग गिनाए गए हैं, जैसे पनडुब्बियों का पता लगाना और समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग, चिकित्सा में मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाना। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ऐसे क्यों है? गहरे पानी में सामान्य आवाज क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती? पराश्रव्य तरंगे ही क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, जिसका मतलब है कि उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जब हम कोई सामान्य आवाज निकालते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाती है, लेकिन उच्च आवृत्ति वाली ये पराश्रव्य तरंगे
बिना ज्यादा फैले एक पतली बीम की तरह बहुत दूर तक जा सकती हैं। लेजर की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। जब ये किसी ठोस वस्तु जैसे पनडुब्बी या ट्यूमर से टकराकर वापस आती हैं, तो वे एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक तस्वीर बनाती हैं। कम आवृत्ति वाली तरंगें मुड़कर बिखर जाती। अब समझ आया कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। इसी खंड में ध्वनि की चाल को लेकर एक और आम धारणा टूटती है। कौन सी? अक्सर हमें लगता है कि आवाज हवा में सबसे तेज चलती है, लेकिन स्रोत के अनुसार ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है, फिर द्रव में और गैस में सबसे धीमी, और निर्वात में तो शून्य हो जाती है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, लेकिन ठोस में सबसे तेज क्यों? इसके पीछे का विज्ञान भी कणों की दूरी पर निर्भर करता है। ठोस पदार्थ में कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ये ऐसा है जैसे बहुत से लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े खड़े हों। अगर एक व्यक्ति हिलता है तो दूसरा तुरंत हिल जाएगा, इसलिए कंपन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। हवा में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए कंपन को एक से दूसरे तक पहुंचने में समय लगता है। ये बहुत ही बढ़िया विजुअल है। स्रोत में ये भी बताया गया है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। हर 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, लेकिन हवा के दबाव का मतलब प्रेशर का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिए। खैर, पहाड़ों में जाकर अपनी ही आवाज की गूंज या प्रतिध्वनि सुनने का अनुभव तो लगभग सभी ने किया होगा। हाँ, इको। लेकिन स्रोत बताता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए भी कुछ कड़े नियम हैं। स्रोत और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये विशिष्ट संख्या कहाँ से आई? इसके पीछे हमारे मस्तिष्क का प्रोसेसिंग टाइम है। दिमाग का? हाँ, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर केवल 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक, मतलब 0.1 सेकंड तक रहता है। अच्छा। अगर कोई ध्वनि टकराकर 0.1 सेकंड से पहले वापस आ गई, तो हमारा दिमाग मूल आवाज और गूंज के बीच अंतर नहीं कर पाएगा और वे आपस में मिल जाएंगी। मतलब हमारे दिमाग का भी अपना एक रिफ्रेश रेट होता है। बिल्कुल। 16.6 मीटर वह न्यूनतम दूरी है जिसे तय करके वापस आने में ध्वनि को हवा में कम से कम 0.1 सेकंड का समय लगता है। क्या बात है। अब अगर हम प्रकाश के मूल सिद्धांतों की बात करें तो स्रोत एक बहुत ही रहस्यमयी गुण सामने लाता है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर। इसका मतलब है कि प्रकाश एक ही समय में तरंग के समान भी व्यवहार करता है और कण के समान भी, पार्टिकल की तरह। विज्ञान के इतिहास में ये सबसे चकरा देने वाली खोजों में से एक है, और इसके साथ ही जहां ध्वनि निर्वात में दम तोड़ देती है, वहीं प्रकाश निर्वात में अपनी सबसे तेज गति पर होता है। हाँ, और स्रोत बताता है कि रोमर वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रकाश की चाल को मापा था। बिल्कुल। ध्वनि को माध्यम की जरूरत है और प्रकाश को माध्यम से आजादी, ये एक शानदार विरोधाभास है। हाँ। चलिए अब इस चर्चा के अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। प्रकाश कैसे काम करता है ये समझने के बाद स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि हम इसे देखते कैसे हैं, और जब ये प्रणाली खराब हो जाती है तो विज्ञान उसे कैसे ठीक करता है। हाँ, स्रोत में दृष्टि दोष एवं निवारण पर बहुत ही पेशेवर तरीके से चर्चा की गई है। ये हिस्सा तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत व्यावहारिक है। स्रोत में सबसे पहले निकट दृष्टि दोष का जिक्र है, मायोपिया, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। लेकिन भौतिक रूप से आंख के अंदर क्या गलत हो रहा होता है? निकट दृष्टि दोष में आंख का गोला, मतलब आई बॉल, थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा। इसके कारण जब दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें आंख के लेंस से गुजरती हैं, तो वे रेटिना तक पहुंचने से पहले ही उसकी ठीक आगे एक बिंदु पर फोकस हो जाती हैं, जो आंख के पीछे का पर्दा होता है। हाँ, इसीलिए चित्र धुंधला बनता है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है, मतलब कॉन्केव लेंस। यहाँ इसे याद रखने का एक बहुत ही विजुअल तरीका मैंने कहीं सुना था। कॉन्केव शब्द में केव है, यानी गुफा। हाँ, सही कहा। गुफा अंदर की ओर धंसी होती है। अवतल लेंस भी बीच में अंदर की ओर धंसा होता है। जब प्रकाश इस गुफा रूपी लेंस से गुजरता है तो ये किरणों को थोड़ा बाहर की ओर फैला देता है। इससे किरणें आंख के अंदर थोड़ा और गहराई तक जाती हैं और बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर फोकस होती हैं। ये गुफा वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है। इसके ठीक विपरीत दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आंख का गोला बहुत छोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश रेटिना के पीछे जाके फोकस होने लगता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच से मोटा होता है। अच्छा,
तो ये प्रकाश को पहले ही सिकोड़ देता है? बिल्कुल, ये प्रकाश को आंख में प्रवेश करने से पहले ही थोड़ा सिकोड़ देता है ताकि वो जल्दी फोकस हो जाए। स्रोत में 2 और दोषों का जिक्र है। एक है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, जो बढ़ती उम्र के साथ होता है, जहां दूर और नजदीक दोनों की नजर कमजोर हो जाती है। हाँ, इसके लिए द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल होता है, बायफोकल लेंस, जिसमें दोनों तरह के लेंस जुड़े होते हैं। और दूसरा है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर करना मुश्किल होता है। उसके लिए बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस काम आता है। ये खंड साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे भौतिकी के अपवर्तन के नियमों का इस्तेमाल करके, मतलब रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके, मानव शरीर की शारीरिक खामियों को पूरी तरह से बाईपास किया जा सकता है। इसी तरह तकनीक और विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से कैसे जुड़े हैं, इसके लिए स्रोत कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान शब्द संक्षेप प्रदान करता है, एब्रिविएशंस। हाँ, अक्सर हम इन नामों को बस रट लेते हैं। जैसे चिकित्सा में MRI, इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेकिन ये असल में करता क्या है? अगर इसके नाम को ध्यान से देखें तो ये पूरी तकनीक समझा देता है। वो कैसे? हमारा शरीर मुख्य रूप से पानी से बना है। MRI मशीन एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक का उपयोग करके मैग्नेटिक फील्ड बनाकर हमारे शरीर के अंदर पानी के अणुओं को एक सीध में खड़ा कर देती है। फिर उन पर रेडियो तरंगे डालकर एक गूंज पैदा की जाती है, रेजोनेंस, जिसे कंप्यूटर पकड़कर हमारे अंदरूनी अंगों की एक बेहद स्पष्ट 3D इमेज बना देता है। अद्भुत, नाम में ही पूरा काम छिपा है। इसी तरह संचार में रडार है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रेडियो तरंगों को भेजकर चीजों की दूरी मापता है। बिल्कुल। और ऊर्जा के क्षेत्र में LED, लाइट एमिटिंग डायोड, और ईंधनों में LPG और CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बताते हैं कि गैस को लिक्विफाई या कंप्रेस करके इस्तेमाल के लायक बनाया गया है। बिल्कुल सही। जब हम पृथ्वी पर चरम स्थितियों को मापना चाहते हैं, जैसे तापमान, तो हमारे ये सामान्य थर्मोमीटर काम नहीं आते। बिल्कुल नहीं। मतलब अक्सर क्लिनिक में जो पारा या जिसे हम मर्करी थर्मोमीटर कहते हैं, वो दिखता है। हाँ, वो चमकदार होता है, अपारदर्शी होता है और कांच की नली से चिपकता भी नहीं है, जिससे हमें एकदम स्पष्ट रीडिंग मिल जाती है। हाँ, लेकिन अगर कोई इसी थर्मोमीटर को लेकर अंटार्कटिका चला जाए तो ये पूरी तरह बेकार हो जाएगा। बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि देखिए, पारा एक धातु है। ये कमरे के तापमान पर तरल तो रहती है, लेकिन इसकी एक बहुत ही सख्त भौतिक सीमा है। कैसी सीमा? जैसे ही तापमान -39 यानी -39 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, पारा एकदम जमकर ठोस हो जाता है। बाप रे। और अंटार्कटिका या साइबेरिया जैसी जगहों पर तो? हाँ, वहाँ तो तापमान -40 या 50 डिग्री तक गिर जाना बहुत आम बात है। तो वहाँ आपका पारा वाला थर्मामीटर बस एक जमे हुए धातु के टुकड़े में बदल जाएगा, कोई रीडिंग नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, तो फिर ऐसी जगहों पर क्या इस्तेमाल होता है? ऐसे अति ठंडे इलाकों के लिए हमें पदार्थ के आणविक स्तर पर जाना पड़ता है, और यहीं हम अल्कोहल थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। अल्कोहल का हिमांक यानी वो तापमान जहां वो जमता है, वो पारे से बहुत नीचे होता है ना? बहुत ज्यादा नीचे, -115 डिग्री सेल्सियस। अरे वाह, -115 डिग्री। हाँ, ये कोई छोटी छलांग नहीं है। मतलब अल्कोहल के अणु इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो इतनी चरम ठंड में भी अपनी गतिज ऊर्जा पूरी तरह नहीं खोते, वो तरल ही रहते हैं। ये सच में दर्शाता है कि हम विज्ञान में सिर्फ एक उपकरण के भरोसे नहीं बैठ सकते। बिल्कुल सही बात है। हमें प्रकृति के अलग अलग पदार्थों के गुणों का फायदा उठाना पड़ता है। खैर, चरम स्थितियों की बात हो ही रही है तो पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष का ख्याल आना तो लाजमी है। अंतरिक्ष में तो तापमान और गति दोनों के नियम एक अलग ही पैमाने पर काम करते हैं। हाँ, और हमारी मार्गदर्शिका में केपलर के ग्रहीय गति के प्रथम नियम का जिक्र है, जो एक बहुत पुरानी गलतफहमी को दूर करता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परफेक्ट गोल चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल, लोग यही सोचते थे, लेकिन असल में ग्रह पूर्ण वृत्त में नहीं घूमते। नहीं, वे दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करते हैं। मतलब एक पूर्ण वृत्त में तो बस एक ही केंद्र होता है। हाँ, लेकिन एक दीर्घ वृत्त या इलिप्स में 2 नाभि होते हैं जिन्हें फोकस कहते हैं, और सूर्य उन दोनों में से एक फोकस पर स्थित होता है। तो इसका सीधा सा ज्यामितीय अर्थ ये हुआ कि जब ग्रह परिक्रमा कर रहा है तो सूर्य और उसके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो लगातार बदलती रहती है। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस दूरी बदलने से एक बहुत ही रोचक घटना जन्म लेती है।
जब ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे निकट आता है, उस बिंदु को पेरिजी कहते हैं। हाँ, पेरिजी। तो वहां उसका वेग या स्पीड अचानक अधिकतम हो जाती है, और जब वो सबसे दूर होता है तो गति न्यूनतम हो जाती है। और उसका परिक्रमण काल भी बढ़ जाता है। हाँ, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कोई आइस स्केटर अपनी धुरी पर गोल गोल घूम रहा हो, और जब वो अपने दोनों हाथ शरीर के करीब खींच लेता है तो उसकी घूमने की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है, और हाथ फैलाने पर गति फिर से धीमी पड़ जाती है। ये तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। भौतिकी में हम इस सिद्धांत को कोणीय संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी इसे? जरूर। देखिए, संवेग असल में 3 चीजों का गुणनफल है: द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या। त्रिज्या मतलब केंद्र से दूरी। ठीक है। आप ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, अगर बाहर से कोई बल न लगे तो ये जो संवेग है ना, इसे स्थिर रहना चाहिए। तो जब ग्रह सूर्य के करीब आता है तो उसकी त्रिज्या कम हो जाती है। बिल्कुल, त्रिज्या कम हो गई। अब उस पूरे समीकरण को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के पास वेग बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। अरे वाह, तो वो आइस स्केटर भी अनजाने में इसी फिजिक्स के नियम का पालन कर रहा होता है। एकदम सही। और इसके साथ ही ग्रहों की एक और गति भी होती है, घूर्णन गति या रोटेशन। जैसे हमारी पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना, जो हमारे दिन और रात तय करता है। हाँ। चलिए, अंतरिक्ष में गोल घूमने की बात से अब वापस अपनी पृथ्वी के धरातल पर आते हैं। पृथ्वी पर जब कोई वस्तु गोल घूमती है तो उस पर जो बल काम करते हैं वो अक्सर लोगों को बहुत उलझन में डाल देते हैं। आप अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की बात कर रहे हैं ना? सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, अक्सर लोग इन दोनों को एक समान वास्तविक बल मान लेते हैं। और यहीं सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है, क्योंकि देखिए, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स तो एक वास्तविक बल है। ये हमेशा केंद्र की ओर मतलब अंदर की तरफ लगता है। इनवर्ड फोर्स। हाँ, इसके बिना तो वृत्ताकार गति संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए, जब कोई साइकिल सवार चौराहे पर मुड़ता है तो वो अंदर की ओर थोड़ा झुक जाता है ना? बिल्कुल, गिर ना जाए इसलिए। असल में वो ऐसा करके सड़क और टायरों के बीच जो घर्षण बल है उसे केंद्र की ओर मोड़ रहा होता है, ताकि उसे मुड़ने के लिए जरूरी अभिकेंद्रीय बल मिल सके। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारी मार्गदर्शिका में सर्कस के मौत के कुएं का उदाहरण भी है, डेथ वेल। हाँ, राइडर जब कुएं की उस एकदम खड़ी दीवार पर गोल गोल मोटरसाइकिल चलाता है तो उसे लगता है कि कोई बल उसे बाहर की दीवार की तरफ धकेल रहा है, जिसे आम भाषा में अपकेंद्रीय बल कह देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है, क्या मौत का कुआं असल में गुरुत्वाकर्षण को मात दे रहा है, या ये सिर्फ अपकेंद्रीय बल का एक भ्रम है जो राइडर को दीवार से चिपकाए रखता है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये बाहर की तरफ लगने वाला बल पूरी तरह से एक भ्रम है। भ्रम है? मतलब असल में कोई बल है ही नहीं? नहीं है। भौतिकी की भाषा में इसे छद्म बल या स्यूडो फोर्स कहा जाता है। अपकेंद्रीय बल असल में सिर्फ जड़त्व यानी इनर्शिया का एक प्रभाव है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि गतिमान वस्तु हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलना चाहती है, जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। बिल्कुल। तो जब मोटरसाइकिल सवार मौत के कुएं में घूमता है तो उसका शरीर हर पल एक सीधी रेखा में भागना चाहता है, लेकिन वो जो कुएं की घुमावदार दीवार है ना, वो उसके रास्ते में आ जाती है। हाँ, वो दीवार उसके रास्ते में आती है और उसे लगातार अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर धकेलती है। तो मतलब राइडर को जो बाहर की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है वो असल में उसका खुद का शरीर है जो सीधे जाना चाहता है। हाँ, लेकिन दीवार उसे जबरदस्ती मुड़ने पे मजबूर कर रही है। एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया आपने। दीवार राइडर को अंदर की ओर इतनी तेजी से धकेलती है कि मोटरसाइकिल के टायरों और दीवार के बीच का जो घर्षण बल है, फ्रिक्शन, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये घर्षण बल ऊपर की ओर काम करता है जबकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही होती है। बिल्कुल। और जब ये घर्षण बल गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाता है तो राइडर नीचे गिरने से बच जाता है। अद्भुत। दूध के कण बस एक सीधी रेखा में बाहर भागना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। अच्छा, गोल घूमने वाली गति के बाद अब उन चीजों की बात करते हैं जिन्हें हवा में फेंका जाता है। प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, जैसे तोप का गोला हो गया, रॉकेट, या फिर ओलंपिक में फेंका जाने वाला भाला। इस गति का जो पथ होता है वो हमेशा परवलय आकार यानी पैराबोलिक होता है। और ये पैराबोलिक पथ बनता क्यों है? क्योंकि
जब कोई वस्तु हवा में फेंकी जाती है तो उस पर दो अलग अलग प्रभाव एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक तो वो जो फेंकने वाले ने ताकत लगाई है। बिल्कुल, वो क्षैतिज गति और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो वस्तु को आगे ले जाना चाहती है, और दूसरा है हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो लगातार उस वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है। तो आगे बढ़ने और नीचे गिरने के इस मिश्रण से जो कर्व बनता है उसे ही पैराबोला कहते हैं। एकदम सही। मार्गदर्शिका में एक बहुत ही दिलचस्प नियम दिया गया है, अधिकतम दूरी या मैक्सिमम रेंज हासिल करने का। हाँ, अगर आपको किसी चीज को सबसे दूर फेंकना है तो उसे फेंकने का कोण बहुत मायने रखता है। कहा जाता है कि उसे ठीक 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि 45 डिग्री का जो कोण है ना, वो आगे जाने की गति और हवा में रहने के समय इन दोनों के बीच का सबसे उत्तम ज्यामितीय संतुलन है। मतलब अगर कोण 45 से कम हो, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, तो क्या होगा? तो वस्तु आगे तो बहुत तेजी से जाएगी, लेकिन वो जमीन से इतनी जल्दी टकरा जाएगी कि उसे दूर तक जाने का समय ही नहीं मिलेगा। और अगर 45 से ज्यादा हो, जैसे 60 डिग्री, तब वो हवा में तो बहुत देर तक रहेगी, बहुत ऊपर भी जाएगी, लेकिन उसकी ज्यादातर ऊर्जा ऊपर जाने में खर्च हो जाएगी, आगे जाने में नहीं, तो वो पास ही गिर जाएगी। और इसी से जुड़ा एक समान परास का नियम भी है। हाँ, वो भी बहुत मजेदार है। ये नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु को थीटा कोण पर फेंका जाए या फिर 90 - थीटा कोण पर फेंका जाए, तो वह दोनों स्थितियों में जमीन पर बिल्कुल समान क्षैतिज दूरी पर गिरेगी। मतलब अगर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री पर गेंदें फेंकते हैं, तो दोनों बिल्कुल एक ही जगह जाकर लैंड करेंगी। बस 60 डिग्री वाली गेंद ज्यादा ऊंचाई का सफर तय करके आएगी। ये तथ्य खेल के मैदान में रणनीति बनाने में बहुत काम आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, गति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब उस एहसास की बात करते हैं जब गति अचानक बदलती है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। हाँ, त्वरण का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए मुझे लगता है लिफ्ट से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। लिफ्ट की गति यांत्रिकी को महसूस करने का सबसे बेहतरीन और सीधा तरीका है। मतलब देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से चल रही होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ, जब उसकी गति में कोई बदलाव नहीं हो रहा होता, तो अंदर खड़े व्यक्ति को अपना भार एकदम सामान्य लगता है, कुछ अलग महसूस नहीं होता। लेकिन जब लिफ्ट रुकी हुई अवस्था से अचानक तेजी से ऊपर की ओर जाती है, तो पैरों पर एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का वजन बढ़ गया हो, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे। इसे भौतिकी में m गुणा G+a के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि लिफ्ट का जो फर्श है, वो अब सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी G को संतुलित नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो आपके शरीर को ऊपर ले जाने के लिए एक अतिरिक्त त्वरण यानी A का धक्का भी दे रहा है, और हमारा शरीर उस अतिरिक्त प्रतिक्रिया बल को एक भारीपन के रूप में पड़ता है। हाँ, ये तो ऊपर जाने की बात हो गई। लेकिन एक बहुत ही डरावनी स्थिति की कल्पना करें, अगर लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए। फ्री फॉल, मुक्त रूप से नीचे गिरना। वैज्ञानिक रूप से ये बहुत दिलचस्प स्थिति है। इसमें अंदर मौजूद व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होगा ना? 0। बिल्कुल शून्य। और वो शून्य इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति और लिफ्ट का फर्श दोनों एक ही गति से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर रहे हैं। तो जब फर्श पैरों पर कोई प्रतिक्रिया बल ही नहीं लगाएगा, तो शरीर को अपना कोई भार महसूस ही नहीं होगा। सही कहा। और ये प्रतिक्रिया बल और गति का पूरा खेल न्यूटन के गति के नियमों के बिना तो अधूरा है। न्यूटन के 3 नियम। पहला नियम तो जड़त्व को और बल की आवश्यकता को परिभाषित करता है। हाँ, कि बिना बाहरी बल के कोई वस्तु अपनी अवस्था नहीं बदल सकती। रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। और दूसरा नियम, वो बल को मापने का सूत्र देता है, F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और तीसरा नियम तो सबको पता ही है, क्रिया और प्रतिक्रिया। बिल्कुल, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ये नियम हमारे रोजमर्रा के जीवन का एकदम आधार है। लेकिन जब हम भौतिकी की गहराई में जाते हैं तो एक सवाल उठता है कि ब्रह्मांड में कुल कितने प्रकार के बल हैं जो इन सारे नियमों को चलाते हैं? इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर दे। केवल 4। प्रकृति में सिर्फ 4 मूल बल या फंडामेंटल फोर्सेस हैं। सिर्फ 4? हाँ, और इनकी ताकत और प्रभाव क्षेत्र का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। सबसे शक्तिशाली बल है प्रबल नाभिकीय बल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कितना शक्तिशाली होता है? इतना शक्तिशाली कि ये परमाणु के नाभिक में जो धनात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन्स होते हैं,
ना उन्हें आपस में बांध कर रखता है, जबकि वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त भी है। हाँ, इसकी परास यानी रेंज अत्यंत लघु होती है, मतलब 10 की घात -15 मीटर की कोटि। नाभिक के बाहर इस बल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके बाद स्पेक्ट्रम में अगला नंबर आता है विद्युत चुंबकीय बल का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों क्षमताएं होती हैं और इसकी परास काफी अधिक होती है। और फिर आता है दुर्बल बल या वीक फोर्स, जो रेडियोएक्टिव क्षय जैसी प्रक्रियाओं में काम आता है। इसकी रेंज भी बहुत कम होती है। और अंत में आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, क्षीण बल। लेकिन मजे की बात यह है कि इसकी परास अत्यंत दीर्घ है, लॉन्गेस्ट रेंज। ये अनंत दूरी तक काम करता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा सवाल यह है कि अगर गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है, तो ये पूरे ब्रह्मांड को, इन विशाल आकाश गंगाओं को एक साथ कैसे बांधे रखता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो गुरुत्वाकर्षण की असली ताकत उसका शक्तिशाली होना नहीं है। फिर क्या है? उसका संचयी या क्यूमुलेटिव स्वभाव। देखिए, विद्युत चुंबकीय बल बहुत ताकतवर है, लेकिन ब्रह्मांड में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश भारी मात्रा में मौजूद हैं, जो एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देते हैं। बिल्कुल। लेकिन द्रव्यमान या मास के मामले में कोई नेगेटिव द्रव्यमान नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण करता है, वो चीजों को सिर्फ खींचता है, ये कभी रद्द नहीं होता। ओहो। तो जब ग्रहों और तारों जैसा विशाल द्रव्यमान एक जगह इकट्ठा होता है, तो ये कमजोर बल आपस में जुड़-जुड़कर इतना विशाल बन जाता है कि इसकी वो जो अत्यंत दीर्घ परास है ना, उसके कारण प्रकाश वर्ष दूर स्थित पिंडों को भी अपनी कक्षा में बांध लेता है। ये सच में एक अद्भुत दृष्टिकोण है। बल कमजोर है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता, बस जुड़ता चला जाता है। बिल्कुल। खैर, इन ब्रह्मांडीय बलों से लौटकर जरा वापस इंसान की दुनिया में आते हैं, जहां हम इन भौतिक नियमों का इस्तेमाल मशीनों और अपने शरीर के माध्यम से रोज करते हैं। यहाँ घर्षण बल और उत्तोलक यानी फ्रिक्शन और लीवर्स, इनकी भूमिका सबसे अहम हो जाती है। घर्षण बल तो दो सतहों के बीच होने वाली गति का हमेशा विरोध करता है, और ये सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, है ना? नहीं, ये क्षेत्रफल पर नहीं, बल्कि सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो कितनी खुरदुरी हैं या चिकनी है। घर्षण को अक्सर एक जरूरी बुराई या नेसेसरी ईविल कहा जाता है, क्योंकि इसके लाभ हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। मतलब बिना घर्षण के चलना या दौड़ना तो असंभव है, आप फिसलते ही रहेंगे। माचिस की तीली का जलना भी घर्षण की ही देन है। और तेज दौड़ती गाड़ियों को ब्रेक लगाकर रोकना, वो भी बिना घर्षण के सोचा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसके नुकसान भी बहुत गंभीर है। मशीनों के पुर्जों में जो टूट फूट होती है, ऊर्जा का भारी नुकसान, हमारे टायरों और जूतों के तलवों का घिस जाना, ये सब घर्षण की वजह से ही होता है। इसीलिए इंजीनियरिंग में इसे कम करने के कई उपाय किए जाते हैं, जैसे तेल या ग्रीस लगाना, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार, बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग भौतिकी के एक बहुत सरल नियम का उपयोग करते हैं। वो खिसकने वाले घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को लुढ़कने वाले घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देते हैं। क्योंकि किसी चीज को सतह पर घसीटने की तुलना में उसे गोल पहियों पर लुढ़काना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, रोलिंग घर्षण बहुत कम होता है। अच्छा, अब जरा उन सरल मशीनों की बात करते हैं जो बल, आघूर्ण या टॉर्क के सिद्धांत पर काम करती हैं और हमारे काम को बहुत आसान बना देती हैं। मेरा मतलब है उत्तोलक यानी लीवर्स। लीवर्स को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सिखाया जाता है। FLE बीच में। FLE? हाँ, यानी प्रथम श्रेणी में F यानी फलक्रम या आलंब बीच में, द्वितीय श्रेणी में L यानी लोड या भार बीच में, और तृतीय श्रेणी में E यानी एफर्ट या आयास बीच में। लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे का असल मैकेनिकल एडवांटेज समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, प्रथम श्रेणी या क्लास 1 के उत्तोलकों में पेंच या आलंब बीच में होता है। एक तरफ से बल लगाया जाता है और दूसरी तरफ से काम होता है, जैसे कैंची या प्लास। हाँ, कैंची, प्लास, हैंडपंप और वो बच्चों वाला सीसो झूला, ये सब बल की दिशा को बदल देते हैं। और द्वितीय श्रेणी? वो सबसे दिलचस्प है, क्योंकि इसमें भार बीच में आ जाता है।
आलम्ब एक किनारे पर और बल लगाने की जगह दूसरे किनारे पर। वो कोई उदाहरण? जैसे सरौता, जिसे नट क्रैकर कहते हैं, या नींबू निचोड़ने की मशीन। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बल लगाने की जगह पेच से दूर होती है, तो बल कई गुना बढ़ जाता है। मतलब हम बहुत कम जोर लगाकर भारी काम कर लेते हैं। बिल्कुल। और तृतीय श्रेणी वो है जहां आयास यानी हमारा एफर्ट बीच में होता है। हाँ, जैसे रोटी पलटने वाला चिमटा या किसान का हल। लेकिन हमारी मार्गदर्शिका में एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है। मनुष्य का हाथ खुद एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये शरीर रचना विज्ञान और भौतिकी का एक शानदार संगम है। जरा सोचिए, जब आप हाथ से पानी का भरा हुआ ग्लास उठाते हैं तो क्या होता है? कोहनी मुड़ती है। हाँ, कोहनी का जो जोड़ है वो आलम्ब यानी फलक्रम का काम कर रहा है, जो बिल्कुल एक किनारे पर है, और जो ग्लास आपके हाथ में है वो भार या लोड है, जो दूसरे किनारे पर है। अच्छा, तो फिर इसे उठाने के लिए बल कहाँ से लग रहा है? आगे आपकी अग्रबाहु या फोरआर्म की हड्डी से जुड़ी होती है। अरे, यानी जो बल है, जो एफर्ट है, वो आलम्ब और भार के बिल्कुल बीच में लग रहा है। बिल्कुल। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों की खासियत यही होती है कि वे बल को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि गति और गति की परास, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते हैं। मतलब मांसपेशी बस थोड़ा सा सिकुड़ती है और हमारा हाथ काफी दूरी तक तेजी से घूम जाता है। एकदम सही पकड़े। प्रकृति ने हमारे हाथों को बहुत भारी चीजें उठाने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को तेजी से और दूर तक घुमाने या फेंकने के लिए डिजाइन किया है। ये सच में शरीर के अंदर काम कर रही यांत्रिकी को महसूस करने जैसा है। और किसी भी चीज को संतुलित रखने के लिए इसी यांत्रिकी का एक और अहम हिस्सा है गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ, यह वो बिंदु है जहां वस्तु का पूरा भार केंद्रित माना जाता है। और वस्तु के आकार के अनुसार ये बिंदु बदलता भी रहता है। बिल्कुल। जैसे एक समान छड़ है तो ये बिल्कुल उसके मध्य बिंदु पर होगा। और किसी त्रिभुजाकार ठोस चीज में वहां ये उस बिंदु पर होता है जहां उसकी सारी माध्यिकाएं यानी मीडियंस आपस में कटती हैं। और वर्गाकार या आयताकार ठोस में ये विकर्णों का कटान बिंदु होता है। और एक नियम ये भी है कि गुरुत्व केंद्र जितना नीचे होगा, वस्तु का संतुलन उतना ही बेहतर होगा। हाँ, इसीलिए रेसिंग कार्स एकदम जमीन से चिपकी हुई बनाई जाती हैं। तो हमने गति देखी, बल को समझा, घर्षण और शरीर के उत्तोलकों को देखा, लेकिन इन सब पर एक चीज लगातार हावी है, पृथ्वी का जी यानी गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी पर इसका मानक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जी कोई ऐसी स्थिर संख्या नहीं है जो हर जगह एक जैसी रहे। बदलती रहती है। हाँ, जब आप पृथ्वी तल से ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं या गहराई में खदानों में उतरते हैं तो जी का मान घटने लगता है। और पृथ्वी क्योंकि पूरी तरह से गोल नहीं है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भी जी का मान बदल जाता है। पोल्स पर अलग और इक्वेटर पर अलग। लेकिन जी के बारे में जो सबसे अहम तथ्य है वो हमें वापस उसी विचार पर ले जाता है जिससे हमने आज की शुरुआत की थी। वो हाथी और पंख वाला उदाहरण। बिल्कुल। जी का मान गिरने वाली वस्तु के आकार, रूप या द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। और यही कारण है कि निर्वात में एक भारी हाथी और एक हल्का पंख बिल्कुल समान त्वरण के साथ जमीन की ओर गिरते हैं। गैलीलियो ने यही तो साबित किया था। वायु प्रतिरोध या एयर रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, वो पंख को धीमा कर देती है, लेकिन पृथ्वी की ओर से लगने वाला त्वरण दोनों के लिए बिल्कुल समान और निष्पक्ष होता है। कोई भेदभाव नहीं। मान लीजिए हम एक चमकदार लाल सेब देख रहे हैं। देखने में तो ये बहुत ही सामान्य सी बात लगती है ना? लेकिन भौतिक विज्ञान का नजरिया एकदम अलग है। हाँ बिल्कुल, भौतिकी तो कहती है कि वास्तव में वो सेब लाल है ही नहीं। अरे सही में? जी, असल में वो सेब प्रकाश के हर रंग को अपने भीतर सोख रहा है, और लाल वो इकलौता रंग है जिसे उसने ठुकराकर वापस हमारी आंखों की तरफ फेंक दिया है। ओहो, मतलब हम वही देखते हैं जिसे वस्तु अस्वीकार कर देती है। एकदम सही। तो ब्रह्मांड में ऊर्जा के कई रूप हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से प्रकाश और ऊष्मा पर फोकस कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों यानी ट्रांसवर्स वेव्स के रूप में परिभाषित करता है। सही कहा। यह वह ऊर्जा है जिसे हम देखते हैं, जैसे लेंस, दर्पण और प्रकाशिक घटनाएं। और ऊष्मा को अणुओं की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी माना जाता है। यह वह ऊर्जा है जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे तापमान या तापीय प्रसार। बिल्कुल।
और परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि प्रकाश में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की घटना यह सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ ही होती हैं। मैं से पूछना चाहूंगी, जब प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही ऊर्जा के रूप हैं, तो इन्हें इतने अलग अलग नजरिए से क्यों पढ़ा जाता है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जैविक संरचना मतलब हमारा शरीर इन दोनों के प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। अच्छा, हमारी आंखें और त्वचा के कारण? जी, हमारी आंखों के रेटिना में जो रिसेप्टर्स हैं वे केवल उस हिस्से को डिकोड कर पाते हैं जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। हाँ, और त्वचा ऊष्मा को महसूस करती है। बिल्कुल, जब कोई आग के पास खड़ा होता है तो आग से निकलने वाला प्रकाश आंखों से टकराता है और ऊष्मा के कारण हवा के अणु तेजी से कंपन करते हुए त्वचा से टकराते हैं। मतलब ऊर्जा का स्रोत एक ही है, लेकिन हमारी इंद्रियों के साथ उसका संपर्क अलग होता है। सही पकड़ा आपने। अब जो ध्रुवण की बात हमने की थी वो इसी बात का निर्णायक प्रमाण है कि प्रकाश ऊपर नीचे लहरों की तरह चलता है। तो चूंकि प्रकाश लहरों के रूप में चलता है तो हम उसे मोड़ भी सकते हैं, है ना? हाँ, और यही से ऑप्टिक्स यानी दर्पण और लेंस का विज्ञान शुरू होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। स्लाइड्स के अनुसार इसका इस्तेमाल सोलर कुकर, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने वाले शीशे और ईएनटी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कारण है अवतल दर्पण प्रकाश की समानांतर किरणों को पकड़कर उन्हें एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल रोशनी को कान या गले में फोकस करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा बड़ा यानी मैग्नीफाइड बनता है, जो दागी बनाते समय काम आता है। समझ गई। और उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर इसके ठीक विपरीत काम करता है। जी हाँ, वो प्रकाश को सिकुड़ने के बजाय फैलाता है, यानी डाइवर्ज करता है। इसी कारण से मोटर कारों में रियर व्यू मिरर में इसका इस्तेमाल होता है ना, ताकि पीछे की पूरी सड़क का चौड़ा दृश्य देखा जा सके। एकदम सही। और परीक्षा के लिए याद रखने वाली बात यह है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी मतलब वर्चुअल और सीधा बनता है। इसके बाद समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर का विज्ञान आता है। स्लाइड्स में एक बहुत ही दिलचस्प हाफ लेंथ रूल का जिक्र है। हाँ, हाफ लेंथ रूल। यदि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसे 0.75 मीटर लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी। मतलब इंसान की लंबाई का ठीक आधा। और इसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्व उल्टा यानी लैटरली इन्वर्टेड बनता है। बिल्कुल, मतलब बायां हिस्सा दायां दिखता है। और एक और तथ्य, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाएं तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। ओहो, जैसे ट्रायल रूम्स में होता है। हाँ वही अनंत परावर्तन का खेल है। चलिए, अब दर्पण से लेंस की तरफ बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। जी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक। लेकिन एक बात बताइए, धूप के चश्मे यानी सनग्लासेस की क्षमता तो 0 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सनग्लासेस का काम प्रकाश को मोड़ना नहीं होता, उनकी फोकस दूरी अनंत होती है, इसलिए उनकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अच्छा, अब हमारी आंखें भी तो लेंस का ही उदाहरण है। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करता है और हमारा प्राकृतिक लेंस दृष्टिपटल यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक उलझन है। चूंकि आंख का लेंस उत्तल होता है, इसलिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। हाँ, भौतिकी के अनुसार हमारी आंखों के अंदर पूरी दुनिया उल्टी लटकी हुई है। तो फिर हमें दुनिया सीधी कैसे दिखाई देती है? अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो हम सब सीधा कैसे देख रहे हैं? यहीं पर जीव विज्ञान का जादू आता है। ऑप्टिक्स तो अपना काम करता है, लेकिन रेटिना उन प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेजता है। अच्छा, तो हमारा दिमाग उस उल्टी छवि को सीधा करता है? एकदम सही। हमारा मस्तिष्क एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है और उस उल्टी छवि को तुरंत 180 डिग्री घुमाकर सीधा कर देता है। ये तो सचमुच हैरान करने वाला है। और स्लाइड्स में एक और बीमारी का जिक्र है, दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म। जी, इसे ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस मतलब सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब रंगों के विज्ञान पर आते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण होता है। हाँ, बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है और लाल का सबसे कम, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। और प्राथमिक रंग तो 3 ही है ना, लाल, हरा और नीला। बिल्कुल। और अभी हमने जो सेब का उदाहरण दिया था,
वही रंग का नियम है। कोई अपारदर्शी वस्तु उसी रंग की दिखती है जिसे वह परावर्तित करती है। तो अगर हम लाल प्रकाश में एक हरी पत्ती को देखें तो वह काली दिखाई देती है, क्योंकि वो लाल को अवशोषित कर लेती है और हरा परावर्तित करने के लिए वहां मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR पर बात करते हैं। हीरे का चमकना या रेगिस्तान में मरीचिका इसी के कारण है। हाँ, और संचार क्रांति की रीढ़, ऑप्टिकल फाइबर और मेडिकल साइंस की एंडोस्कोपी भी इसी पर आधारित हैं। फिर प्रकीर्णन या स्कैटरिंग की घटना भी है। इसी वजह से आकाश और समुद्र नीले दिखते हैं। और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखता है। अगर वायुमंडल न हो तो अंतरिक्ष से आकाश काला दिखेगा। एकदम सही। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं और पानी में छड़ी टेढ़ी दिखती है। और विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, जिसमें प्रकाश अवरोध के किनारों पर मुड़ जाता है। इन सब सिद्धांतों से पोलेरॉइड्स और पेरिस्कोप जैसे उपकरण बने हैं। पनडुब्बी में पेरिस्कोप का ही तो इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल, ताकि पानी के अंदर से सतह का दृश्य देखा जा सके। अब थर्मोडायनामिक्स की दुनिया में चलते हैं। तापमान पैमाने। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। और डॉक्टर हमेशा फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं। एक दिलचस्प परीक्षा प्रश्न ये है कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ओहो, दोनों पैमाने एक ही रीडिंग देते हैं। और परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो वो क्या है? ये -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। जी, परम शून्य ताप वो बिंदु है जहां अणुओं की गतिज ऊर्जा पूरी तरह शून्य हो जाती है। मतलब कोई हलचल नहीं, सब जम जाता है। बिल्कुल। और याद रहे, ऊष्मा का SI मात्रक केल्विन है, जिसका सूत्र है केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। समझ गए। अब ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। ठोस में चालन, गैस और द्रव में संवहन और बिना माध्यम के विकिरण। जैसे सूर्य की ऊष्मा हम तक विकिरण यानी रेडिएशन से ही पहुंचती है। और अवशोषण को लेकर किरचॉफ का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसी कारण काली और खुरदरी सतहें ऊष्मा तेजी से सोखती हैं और सफेद सतहें ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। तो छाते वाले उदाहरण पर आते हैं। लोग काले छाते का उपयोग करते हैं, लेकिन स्लाइड्स के अनुसार धूप से बचने के लिए ऊपर सफेद और नीचे काला छाता ज्यादा सही है। इसका क्या कारण है? देखिए, सफेद ऊपरी सतह ऊष्मा को वापस आसमान की ओर परावर्तित कर देती है। अच्छा, तो छाता गर्म नहीं होता? हाँ, और नीचे का काला हिस्सा जमीन से टकराकर आ रही गर्मी को सोख लेता है, जी। जिससे आपको गर्मी नहीं लगती। ये तो बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है। और इसी ऊष्मा अवशोषण के कारण बादलों वाली रातें ज्यादा गर्म होती हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि बादल ऊष्मा को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देते हैं। अब आते हैं जल के असामान्य व्यवहार पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। जी, और जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी वजह से जमने पर पानी से भरी बोतल टूट जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अंत में गति के नियमों की बात करें। न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, रॉकेट का उड़ना और बंदूक का झटका इसी पर आधारित है। और वृत्ताकार पथ पर गति के लिए अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपीटल फोर्स जरूरी है। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी का सिद्धांत मुझे थोड़ा हैरान करता है। पृथ्वी के लिए ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। हाँ, मतलब 25 ग्राम या 40 ग्राम दोनों के लिए समान है। पर क्या ये सचमुच संभव है कि एक पंख और एक भारी रॉकेट दोनों को पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए ठीक 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की ही गति चाहिए? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वेग द्रव्यमान से स्वतंत्र है। पर हाँ, उस वेग तक पहुंचने के लिए जो बल या फोर्स चाहिए वो भारी रॉकेट के लिए बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, गति समान चाहिए पर वहां तक पहुंचने की ताकत अलग-अलग लगेगी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो भौतिक विज्ञान ऊर्जा और पदार्थ के बीच होने वाली अंतःक्रिया का ही अध्ययन है। हाँ, इसे एक चक्र के रूप में समझिए। सूर्य से विकिरण के रूप में प्रकाश आता है, काली सतह उसे अवशोषित कर ऊष्मा में बदलती है, केंद्रित कर देता है। एकदम सही। दैनिक जीवन की हर घटना में भौतिकी के नियम ही काम कर रहे हैं। सच में
आज हमने बहुत गहराई से इन तथ्यों को समझा। और मुझे लगता है कि परीक्षा के लिए भी ये सभी बिंदु बहुत स्पष्ट हो गए होंगे। तो आज की चर्चा को खत्म करते हुए हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक दिलचस्प विचार। बताइए। अगर परम शून्य ताप पर अणुओं की सारी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और प्रकाश भी एक ऊर्जा तरंग है जो अणुओं से टकराती है, तो परम शून्य ताप वाले वातावरण में प्रकाश का व्यवहार कैसा होगा? ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप सोने की एक अंगूठी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लाते हैं। हाँ। आमतौर पर तो हम यही सोचेंगे कि या तो कुछ नहीं होगा या फिर वो अंगूठी चुंबक की तरफ हल्की सी खींच जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो अंगूठी चुंबक से दूर भागने लगे, मतलब विकर्षित होने लगे? सुनने में किसी जादू या विज्ञान कथा जैसा लगता है ना? हाँ, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध भौतिकी है। सही कहा। अगर हम अपने आसपास देखें तो ठोस चीजें ठोस क्यों है? एक मेज अपने आकार में क्यों बंधी है? हाँ, तो स्रोत सामग्री बताती है कि सारा खेल अणुओं के बीच लगने वाले अदृश्य बलों का है। अच्छा। बिल्कुल। खास तौर पर 2 बलों का जिक्र किया गया है, संसंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स और आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। ये संसंजक बल क्या होता है? इसे समझना बहुत आसान है। संसंजक बल वह आकर्षण है जो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच काम करता है, मतलब समान अणुओं की आपसी दोस्ती। जैसे पानी की एक बूंद को ही ले लीजिए। पानी के अणु एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं। एकदम सही। और इसी संसंजक बल के कारण पानी की सतह पर एक खिंचाव पैदा होता है, जिसे हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। ओह, तो यही कारण है कि पानी की बूंद हमेशा गोलाकार लेने की कोशिश करती है। हाँ, क्योंकि ज्यामिति के हिसाब से एक निश्चित आयतन के लिए गोलाकार में सतह का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अरे वाह। और आसंजक बल इसकी ठीक विपरीत काम करता है, मतलब 2 अलग-अलग पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण। विपरीत नहीं, बल्कि एक अलग तरह का आकर्षण कह सकते हैं। ये असमान अणुओं की दोस्ती है, जैसे गोंद और कागज के बीच का खिंचाव। अच्छा, या फिर ब्लैकबोर्ड और चौक का उदाहरण ले सकते हैं। बिल्कुल। जब हम चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं तो चौक के कण बोर्ड पर चिपक जाते हैं, क्योंकि चौक और बोर्ड के बीच लगने वाला आसंजक बल चौक के अपने संसंजक बल से कहीं ज्यादा होता है। रुकिए, ये मुझे एक रस्साकशी के खेल जैसा लग रहा है, मतलब टग ऑफ वॉर। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। कैसे? पानी के अणुओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये आसंजक बल है। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। तो जब हम पानी को कांच पर गिराते हैं तो कांच का खिंचाव यानी आसंजक बल जीत जाता है और पानी कांच पर बिखरकर उसे गीला कर देता है ना? एकदम सही। इसी रस्साकशी में अगर हम पानी की जगह पारे को देखें तो पारे के अणुओं के बीच का अपना संसंजक बल इतना शक्तिशाली होता है कि कांच का आसंजक बल उन्हें अपनी ओर नहीं खींच पाता। अच्छा, तो नतीजा ये होता है कि पारा कांच पर फैलने की बजाय अपनी ही गोल बूंद में सिमटा रहता है और कांच को बिल्कुल नहीं भिगोता। हाँ, बिल्कुल। ये तो बात हुई सतह के भीगने या न भीगने की, लेकिन तरल पदार्थों के और भी कई गुण हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखते हैं। जैसे शांता और केशिकत्व। हाँ, श्यानता। कुछ सीधे शब्दों में किसी द्रव का गाढ़ापन या उसके बहने में होने वाला आंतरिक घर्षण कह सकते हैं। जैसे शहद की श्यानता पानी से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो धीरे बहता है। सही कहा, लेकिन केशिकत्व सच में गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली प्रक्रिया है। हाँ, मैंने भी यही सोचा। मतलब लालटेन की बत्ती में तेल नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण तो हर चीज को नीचे खींचता है, फिर तेल ऊपर कैसे जा रहा है? यहाँ भी वही आसंजक बल चुपचाप अपना काम कर रहा होता है। लालटेन की सूती बत्ती में धागों के बीच बहुत ही बारीक पतली नलियां बन जाती हैं, जिन्हें कैपिलरी कहते हैं। हाँ, तो सूत के धागों और तेल के बीच का आसंजक बल इतना मजबूत होता है कि वो तेल को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर खींच लेता है। अरे वाह! तो ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखना या पेड़ों की जड़ों से पत्तियों तक पानी का पहुंचना, ये सब इसी केशिकत्व का ही परिणाम है। बिल्कुल। और गैसों के मामले में एक प्रक्रिया है जिसे विसरण या डिफ्यूजन कहा गया है। स्रोत बताते हैं कि गैसों में ये सबसे तेज होता है ताकि और अपने आप फैलना, है ना? हाँ, गैसों के अणु बहुत स्वतंत्र होते हैं और अत्यंत तेजी से गति करते हैं। इसीलिए कमरे के एक कोने में इत्र की बोतल खुलते ही उसकी खुशबू के अणु हवा के अणुओं के साथ मिलकर तुरंत पूरे कमरे में फैल जाते हैं। और द्रवों में विसरण धीमा होता है और ठोस में ये ना के बराबर होता है। एकदम सही। तो
जब तरल पदार्थों की बात हो रही है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्रोत सामग्री यह स्पष्ट करती है कि जब भी कोई वस्तु द्रव में डूबती है तो उस पर एक उत्प्लावन बल यानी अपथ्रस्ट ऊपर की ओर काम करता है। और ये उत्प्लावन बल कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। यह बल उस डूबती हुई वस्तु द्वारा हटाए गई द्रव के भार के एकदम बराबर होता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि जब हम पानी में उतरते हैं तो हम पानी को उसकी जगह से हटाते हैं। हाँ, अब वो हटाया गया पानी वापस अपनी जगह पर आना चाहता है और इसलिए वो हमें ऊपर की तरफ धकेलता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक हवा भरी बीच बॉल को पानी के अंदर धकेलने की कोशिश करूं, बॉल का अपना वजन बहुत कम है, लेकिन वो जितना पानी हटा रही है उस पानी का वजन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, इसलिए वो हटाया गया भारी पानी पूरी ताकत से उस हल्की बॉल को ऊपर उछाल देता है। तैरने और डूबने का पूरा विज्ञान इसी संतुलन पर टिका है। अगर वस्तु का वजन उत्प्लावन बल से ज्यादा है, जैसे लोहे की एक ठोस कील, तो वो डूब जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वस्तु का वजन हटाए गए पानी के वजन के बराबर है तो वो तैरेगी। विशालकाय जहाज इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं कि वो अपने वजन के बराबर पानी हटा सकें और डूबने से बचे रहें। यह समझना बहुत दिलचस्प है कि अणुओं का ये अदृश्य खिंचाव कैसे काम करता है। लेकिन अगर अदृश्य बलों की बात करें तो प्रकृति में एक और बहुत ही शक्तिशाली बल है जो खास तौर पर धातुओं में पाया जाता है, चुंबकत्व। चुंबकत्व सच में विज्ञान के सबसे उपयोगी बलों में से एक है। किसी भी चुंबक को अगर ध्यान से देखें तो उसकी ताकत हर जगह एक समान नहीं होती। उसका चुंबकीय प्रभाव हमेशा ध्रुवों पर यानी दोनों सिरों पर अधिकतम होता है ना, और बीच के हिस्से में ये शून्य होता है। एकदम सही। और एक स्वतंत्र रूप से धागे से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक की तरह काम कर रही है। स्रोत सामग्री में चुंबकों के प्रकार भी बताए गए हैं। प्राकृतिक चुंबक तो हैं ही, लेकिन हम कृत्रिम चुंबक भी बनाते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे से बनाए जाते हैं, जबकि स्थायी चुंबक इस्पात और कोबाल्ट से बनते हैं। इसका भी एक स्पष्ट कारण है। नर्म लोहा चुंबकीय क्षेत्र में आते ही तुरंत चुंबक बन जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्षेत्र हटाया जाता है वो अपना चुंबकत्व बहुत जल्दी खो देता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें चुंबक को ऑन ऑफ करना हो, जैसे क्रेन में या इलेक्ट्रोमैग्नेट में। बिल्कुल, इस्पात को चुंबक बनने में समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाए तो वो अपना गुण आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मुझे पदार्थों के वर्गीकरण में लगी। स्रोत बताता है कि दुनिया के सभी पदार्थों को चुंबक के प्रति उनके व्यवहार के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। चलिए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। हाँ। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा और निकिल चुंबक की तरफ बहुत तेजी से और मजबूती से आकर्षित होते हैं। हाँ, और अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे ऑक्सीजन या एल्यूमिनियम में यह आकर्षण होता तो है, लेकिन बहुत ही हल्का। सही। और यही मेरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीसरी श्रेणी है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, जो चुंबक से दूर भागते हैं यानी विकर्षित होते हैं। हाँ, डायमैग्नेटिक। बिल्कुल। स्रोत की सूची में इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चांदी, सोना, पानी और हाइड्रोजन। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर पानी और सोना प्रतिचुंबकीय हैं, तो दैनिक जीवन में हम कभी पानी को चुंबक से दूर भागते हुए क्यों नहीं देखते? मतलब अगर मैं अपनी सोने की अंगूठी के पास एक साधारण चुंबक लाऊं, तो वो दूर क्यों नहीं सरकती, जो मैंने शो की शुरुआत में भी पूछा था। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार तार्किक सवाल है। इसका जवाब इस विकर्षण बल की ताकत में छुपा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो विकर्षण बल पैदा होता है वो अविश्वसनीय रूप से क्षीण यानी बहुत कमजोर होता है। अच्छा। हाँ, ये इतना मामूली होता है कि पृथ्वी का भारी गुरुत्वाकर्षण और सतह का सामान्य घर्षण बल इसे पूरी तरह से दबा देते हैं। मतलब विकर्षण का बल वहां मौजूद है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है कि अंगूठी को खिसका सके या गुरुत्वाकर्षण को मात दे सके। बिल्कुल। इस हल्के से विकर्षण को देखने या मापने के लिए सामान्य रोजमर्रा के चुंबक काम नहीं आते। इसके लिए प्रयोगशालाओं में अति संवेदनशील उपकरणों और बेहद शक्तिशाली विशेष रूप से निर्मित चुंबकीय क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। अरे वाह! और जब हम वहां पानी की बूंद के पास वो अति शक्तिशाली चुंबक लाते हैं तो पानी सच में थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सच में, ये तो दिमाग घुमा देने वाला है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए भौतिकी में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ,
और यहीं से भौतिकी का एक और बड़ा सिद्धांत जुड़ता है। चुंबक केवल धातु के प्राकृतिक टुकड़े नहीं होते। कोई भी गतिशील वैद्युत आवेश अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। यानी अगर किसी साधारण तार से बिजली बह रही है तो वो तार भी अपने आसपास एक चुंबक बन जाता है। बिल्कुल। और अगर हम उस तार को घुमाकर एक लंबी स्प्रिंग जैसी कुंडली बना लें और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। अच्छा, इस संरचना को विज्ञान की भाषा में परिनालिका या सोलेनॉइड कहते हैं ना? एकदम सही। तो अब चूंकि बात आवेश के प्रवाह तक आई गई है तो सीधे विद्युत की ही बात करते हैं। हमने देखा कि गतिशील आवेश ही चुंबकत्व पैदा कर रहा है, तो ये विद्युत धारा असल में कैसे काम करती है? तकनीकी रूप से यह ऊर्जा का ही प्रवाह है। स्रोत इसे एक अदिश राशि बताता है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा का वो सख्त बीजगणितीय नियम लागू नहीं होता जो बल जैसी सदिश राशियों में होता है। हाँ, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो है इसका मापन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। बिल्कुल। और 1 एम्पियर का मतलब क्या है, ये सुनकर मैं सच में हैरान रह गई। 1 एम्पियर का अर्थ है कि किसी बिंदु से प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या है ये। हाँ, मतलब 6 के आगे 18 शून्य। इतने इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 सेकंड में एक जगह से गुजर रहे हैं। यह एक अदृश्य और अकल्पनीय नदी की तरह है। और ये इलेक्ट्रॉनों की नदी 2 तरह से बह सकती है, दिष्ट धारा यानी डीसी और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। इसे समझना जरूरी है। दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में बहती है, जैसे हमारी बैटरी से निकलने वाला करंट। इसका उपयोग आमतौर पर विद्युत लेपन में होता है, जहां बिजली का उपयोग करके एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें प्रत्यावर्ती का अर्थ ही है जो बार बार बदलता रहे। एसी धारा परिमाण और दिशा दोनों में समय के साथ लगातार बदलती रहती है। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी ही होती है और उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज बताई गई है। इसका मतलब क्या ये है कि वो धारा 1 सेकंड में 50 बार आगे और पीछे बहती है? सटीक रूप से कहें तो 1 सेकंड में 50 पूरे चक्कर लगाती है, यानी 100 बार अपनी दिशा बदलती है। अच्छा। एसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे तारों के जरिए बहुत दूर तक बिना ज्यादा ऊर्जा खोए भेजा जा सकता है, जो डीसी के साथ बहुत मुश्किल और महंगा था। और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम दिष्टकारी नामक उपकरण का उपयोग करके एसी को डीसी में बदल सकते हैं, जिसे रेक्टिफायर कहते हैं। बिल्कुल सही। अब जब ये बिजली तारों से होकर गुजरती है तो हर पदार्थ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। पदार्थों को उनकी चालकता के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में बांटा गया है। चालक वे हैं जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बहने देते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम या यहाँ तक कि मानव शरीर। हाँ, लेकिन चालकों का एक अजीब गुण है। अगर तापमान बढ़ जाए यानी वे गर्म हो जाएं, तो उनका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसे मैं एक ट्रैफिक जाम के उदाहरण से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए चालक एक बहुत व्यस्त हाईवे है। इलेक्ट्रॉन वो गाड़ियां हैं जो इस हाईवे पर चल रही हैं। जब तापमान बढ़ता है तो धातु के परमाणु अपनी ही जगह पर तेजी से कंपन करने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे हाईवे के बीच में लोग बेतरतीब नाचने लगें। अरे वाह! इससे गाड़ियों यानी इलेक्ट्रॉनों के टकराने की संभावना बढ़ जाती है। भयंकर ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि प्रतिरोध बढ़ गया है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। लेकिन अब अर्धचालकों को देखिए, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये सामान्य तापमान पर बहुत अच्छे चालक नहीं होते। हाँ, लेकिन जब इनका तापमान बढ़ाया जाता है तो नियम पूरी तरह से उलट जाते हैं। गर्म होने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटने लगता है और चालकता बढ़ जाती है। मतलब अर्धचालकों के हाईवे पर गर्मी बढ़ने से नाचते हुए लोगों की वजह से जाम नहीं लगता, बल्कि गर्मी से कुछ बंद पड़े टोलगेट खुल जाते हैं। बिल्कुल। ऊष्मा की ऊर्जा पाकर नए इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से आजाद हो जाते हैं और बहने के लिए तैयार हो जाते हैं। मानो ट्रैफिक के लिए सड़क की नई लेन खुल गई हो और करंट और आसानी से बहने लगता है। और यहीं पर एक बहुत गहरा तथ्य जुड़ता है। स्रोत के अनुसार परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो, ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान, जहां कोई भी ऊष्मीय ऊर्जा नहीं बचती, वहां एक अर्धचालक एक आदर्श अचालक बन जाता है। मतलब परफेक्ट इंसुलेटर। हाँ, क्योंकि उस शून्य ऊर्जा की स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई करंट नहीं बह सकता। इलेक्ट्रॉन के इस भारी प्रवाह से बाहर निकलकर अगर हम इसे अपने दैनिक जीवन में देखें
तो हमारे घरों का विज्ञान बहुत ही सटीक और सोची समझी गणनाओं पर टिका है। घरों की जो मुख्य वायरिंग होती है वो समांतर क्रम यानी पैरेलल में की जाती है। इसका एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। समांतर क्रम में हर उपकरण का अपना अलग रास्ता होता है। हाँ, अगर आपका पंखा खराब हो जाए और उसका सर्किट टूट जाए तो भी ट्यूबलाइट या टीवी को करंट दूसरे रास्ते से बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा। लेकिन जो फ्यूज तार होता है उसे घर की सुरक्षा के लिए जानबूझकर श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। ये मुझे हमेशा किसी सैनिक की तरह लगता है जो पूरे घर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। ये तुलना बिल्कुल सही है। फ्यूज तार मुख्य रास्ते पर पहरेदार की तरह खड़ा होता है। ये तांबे, टिन और सीसे की मिश्र धातु से बना होता है। इसकी खासियत यह है कि इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत अधिक। तो जब बाहर से अचानक बहुत तेज वोल्टेज या करंट आता है तो उच्च प्रतिरोध के कारण ये फ्यूज तार बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और क्योंकि इसका गलनांक कम है ये तुरंत पिघलकर टूट जाता है। बिल्कुल, रास्ता वहीं कट जाता है और हमारे घर के महंगे टीवी और फ्रिज जलने से बच जाते हैं। एकदम सही। अब अगर बिजली की खपत की बात करें तो हम जो बल्ब इस्तेमाल करते हैं उन पर वॉटेज लिखा होता है। एक दिलचस्प विरोधाभास ये है कि अधिक वॉट के बल्ब का प्रतिरोध कम होता है। ये पहले सुनने में अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा वॉट का बल्ब है तो वो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। हाँ, लेकिन असल में उसे ज्यादा रोशनी देने के लिए ज्यादा ऊर्जा खींचनी होती है और ज्यादा करंट खींचने के लिए रास्ते की रुकावट यानी प्रतिरोध का कम होना जरूरी है। और जब हम बिजली के बिल की बात करते हैं तो हम यूनिट की गणना करते हैं। एक यूनिट का सीधा सा अर्थ है कि अगर आप 1000 वॉट का कोई उपकरण, मान लीजिए एक हीटर, लगातार 1 घंटे तक चलाते हैं तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा, जो भौतिकी में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा के बराबर है। बिल्कुल। आपने हीटर का जिक्र किया तो उपकरणों के निर्माण में किस पदार्थ का इस्तेमाल करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है क्योंकि वो उच्च तापमान बिना पिघले सह सकता है। हाँ, और पुराने पीले वाले बल्बों का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। और अगर हम ट्यूबलाइट की बात करें तो वो एक अलग तकनीक है। ट्यूबलाइट के अंदर पारे की वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। हाँ, ये गैसें क्यों भरी जाती हैं? जब करंट पारे की वाष्प से गुजरता है तो वो वाष्प पराबैंगनी किरणें पैदा करती है। ये किरणें जब ट्यूब की अंदरूनी फास्फोरस वाली परत से टकराती हैं तो हमें सफेद रोशनी मिलती है। अच्छा, और आर्गन गैस का क्या काम है? आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि अंदर का फिलामेंट ऑक्सीजन के अभाव में जले या खराब ना हो। ये एक सुरक्षित अक्रिय वातावरण प्रदान करती है। समझ गई। और जो बैटरी या शुष्क सेल हम रिमोट में डालते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। स्रोत बताता है कि उसमें बीच में एक कार्बन की छड़ होती है जो एनोड का काम करती है और बाहर जस्ते का बर्तन कैथोड होता है। और घरों में वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो वो उसे कम कर देता है और कम है तो बढ़ा देता है। इसका अंदरूनी क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर ही काम करता है। हाँ, क्योंकि ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है जिसके लिए लगातार बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत होती है और बदलता हुआ क्षेत्र सिर्फ एसी दे सकती है, डीसी नहीं। सही कहा। अब इन परिपथों को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। स्रोत सामग्री में गैल्वेनोमीटर को लेकर एक बहुत ही मजेदार रूपांतरण बताया गया है। हाँ, गैल्वेनोमीटर मूल रूप से परिपथ में करंट की मौजूदगी का पता लगाता है, लेकिन हम इसे वोल्टमीटर या अमीटर में बदल सकते हैं। कैसे? अगर हम इसके श्रेणी क्रम में एक बहुत उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो ये वोल्टेज मापने वाला वोल्टमीटर बन जाता है, और अगर समांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध का तार, जिसे शंट कहते हैं, लगा दें तो ये करंट मापने वाला अमीटर बन जाता है। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बात लिखी है जिस पर मुझे थोड़ी शंका है। क्या बात है? इसमें लिखा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या असल दुनिया की किसी प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से अनंत प्रतिरोध या पूर्ण 0 प्रतिरोध प्राप्त करना सच में संभव है? ये बहुत ही व्यावहारिक शंका है। जवाब है नहीं। भौतिक दुनिया में आदर्श जैसा कुछ नहीं होता। अनंत और 0 केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल वोल्टमीटर को परिपथ के समानांतर जोड़ा जाता है और हम चाहते हैं कि मुख्य करंट उसमें ना जाए, इसलिए हम उसका प्रतिरोध इतना ज्यादा रखें कि वो मुख्य सर्किट से न के बराबर करंट ले। उस न के बराबर को हम अपनी गणनाओं की सुविधा के लिए अनंत मान लेते हैं।
इसी तरह अमीटर का प्रतिरोध इतना कम रखा जाता है कि वो बहने वाले करंट में कोई रुकावट न डाले। अब तक हमने तारों, हीटरों और भारी उपकरणों की बात की, लेकिन विज्ञान में एक बड़ा मोड़ तब आया जब हमने इस भारी भरकम बिजली को बहुत सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रित करना सीख लिया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म। बिल्कुल। सोचिए, हमारे पास तारों में दौड़ती बिजली तो थी, लेकिन वो गूंगी थी, वो सिर्फ बहना जानती थी। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे हम बिजली को सोचने या एक स्विच की तरह काम करने पर मजबूर कर सकें, वो भी बिना किसी हिलते हुए पुर्जे के। और इस पूरी क्रांति की शुरुआत हुई निर्वात नलिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब से। सर J.A. फ्लेमिंग ने सबसे पहले डायोड वाल्व का आविष्कार किया। इसमें एक निर्वात कांच की ट्यूब में केवल 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक तंतु और एक प्लेट। एकदम सही। ये एक तरफा वॉल्व की तरह काम करता है और मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल AC को DC में बदलने के लिए किया जाता था। लेकिन असली जादू तब हुआ जब डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड वाल्व बनाया। डायोड में 2 चीजें थीं। ट्रायोड में उन्होंने बीच में एक तीसरी जाली लगा दी जिसे ग्रिड कहते हैं। और वो ग्रिड एक जादुई छड़ी की तरह था। उस ग्रिड पर दिया गया एक बहुत ही मामूली सा वोल्टेज प्लेट और तंतु के बीच बहने वाले एक विशाल करंट को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक नल की तरह हो गया। नल की टोटी यानी ग्रिड को हल्का सा घुमाओ और करंट का बड़ा बहाव कंट्रोल हो जाता है। इसी खूबी के कारण ट्रायोड वाल्व प्रवर्धक, दोलित्र और ट्रांसमीटर का काम कर सका। इसी एक आविष्कार ने रेडियो, शुरुआती टेलीविजन और पहले कंप्यूटरों की नींव रखी। भारी मशीनों का युग पीछे छूट गया। ये सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में मानव का पहला बड़ा कदम था। विज्ञान और तकनीक की ये अनवरत खोज कोई एक दिन का काम नहीं है। भारत में भी इस दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। नई दिल्ली का भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान हमारे वायुमंडल के रहस्यों को सुलझा रहा है। और देहरादून का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ऊर्जा के नए विकल्प तलाश रहा है। हाँ, साथ ही मुंबई का भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाभिकीय ऊर्जा और भौतिकी की चरम सीमाओं पर काम कर रहा है। ये सभी संस्थान इन्हीं भौतिक नियमों को समझकर भविष्य की तकनीक गढ़ रहे हैं। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर उभर कर आती है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य में रखें तो आज हमने जो कुछ भी चर्चा की वो प्रकृति के एक ही मास्टर प्लान का हिस्सा है। एक पानी की बूंद का गोल होना और लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना उसी भौतिकी से जुड़ा है जो हमारे घरों में तारों के अंदर दौड़ रही है। बिल्कुल। 85 डेसिबल के शोर को सुनने वाले हमारे कान हो या निर्वात नलिकाओं से शुरू हुआ सूचना क्रांति का सफर, सब कुछ एक दूसरे से गहराई से गुंथा हुआ है। विज्ञान हमारे आसपास ही है, बस हमें उसे देखने और पूछने की आदत डालनी है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री से जुड़ा एक ऐसा विचार है जो हम छोड़ना चाहते हैं। एक ऐसा विचार जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। हाँ, आज की चर्चा के बीच में हमने एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखा था। हमने जाना कि परम शून्य ताप पर ऊष्मा न होने के कारण एक अर्धचालक पदार्थ एक आदर्श अचालक बन जाता है। यानी वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और उसमें से कोई करंट नहीं बह सकता। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है, आज दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिक भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर बनाने में लगे हैं। हाँ, और ये क्वांटम मशीनें तभी काम कर पाती हैं जब उन्हें लगभग परम शून्य ताप के करीब अकल्पनीय रूप से ठंडा रखा जाए। तो विरोधाभास ये है कि जिस तापमान पर हमारे मौजूदा कंप्यूटरों के आधार यानी सिलिकॉन जैसे अर्धचालक काम करना बंद कर देते हैं, ठीक उसी तापमान पर भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स को काम करना है। तो क्या भविष्य के उस परम ठंडी तकनीक के लिए मानव जाति को सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा? क्या हमें ब्रह्मांड के उन सबसे ठंडे कोनों में काम करने के लिए किसी ऐसे नए पदार्थ की खोज करनी पड़ेगी जिसका वजूद आज हमारी विज्ञान की किताबों में है ही नहीं? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान के अगले महान अध्याय की नींव रख सकता है। अगली बार जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो सोचें कि इसके अंदर काम करने वाले नियम कितने अद्भुत हैं। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।